बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि के पाठक ने दिया नियोजित शिक्षकों पर केस और नौकरी लेने की चेतावनी। सक्षमता परीक्षा का विरोध किया तो होगी सख्त कार्रवाई। टमाटर प्याज के बाद लहसुन की कीमतों में लगी आग, दाल में तड़का लगाना हुआ महंगा। बिहारियों को 2-2 लाख रुपए दे रही है नीतीश सरकार, 20 फरवरी तक है मौका। जाने कैसे उठाएं लाभ, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। हम भी खेला कर सकते हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान। बिहार में सियासी हलचल तेज। फ्लोर टेस्ट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे ये मांग। पीएम मोदी से मिलकर के पटना लौटे दोनों डिप्टी सीएम, बोले सम्राट चौधरी जनता के साथ कमिटमेंट को करेंगे पूरा। तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर ने बताया कब बनाएंगे पार्टी और कितना लगेगा समय। एआई तकनीक से होगी गन्ने की खेती, होगा मुनाफा, किसानों को आसानी से मिलेगा कई बड़ी परेशानियों का हल। तेजस्वी यादव का खेल खत्म, शक्ति प्रदर्शन से पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। लगातार बदलते रहे मौसम के रंग, शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी, धूप से राहत भी मिली, ट्रेनें अभी भी रद्द। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में फिर निकली शिक्षकों की बम्पर बहाली, यह आवेदन की तारीख 7 से 17 मार्च तक होगी परीक्षा। आसान नहीं होंगे आने वाले साल, झुलसती गर्मी में रहने को मजबूर होगा इंसान, नई स्टडी में बड़े खुलासे। तेजस्वी यादव के चौके पर सम्राट चौधरी का छक्का, बिहार में 94 लाख नौकरी देने का कर दिया ऐलान। बिहार में 17 महीने तक चली महागठबंधन की सरकार में मिली सरकारी नौकरियों को भुनाने में जुटी है राजद। बिहार के नियोजित शिक्षकों को के पाठक की चेतावनी। बिहार के मजदूरों को साइकिल लेने के लिए 3500 रुपए देगी बिहार सरकार, कैसे उठाएं लाभ, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। राहुल गांधी का बड़ा वादा, इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर 50% तक आरक्षण की सीमा होगी खत्म। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार सरकार बिहार के मजदूरों के लिए साइकिल योजना चलाती है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए सरकार के द्वारा 3500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है। जब खबर के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार के सभी मजदूरों को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मजदूर को 3500 रुपये की सहायता दे रही है। जब आपको बता दें कि बिहार के मजदूरों को काम पर जाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 3500 रुपये की राशि दी जाती है, ताकि बिहार के मजदूर खुद के लिए साइकिल खरीद सके। आप इसका लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि साइकिल क्रय योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के मजदूर आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.bihar.gov.in/registration/scheme-tagging-web.aspx पर जाकर के ऑनलाइन द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार में करीब 3 लाख संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जल्द ही इस कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी और फिर संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि कमेटी के इस बैठक में विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और या फिर सचिव सदस्य होंगे, जबकि सामान्य प्रशासन और फिर वित्त विभाग के प्रधान सचिव और सचिव सदस्य मौजूद रहेंगे। इनके द्वारा मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाएगा। दरअसल बिहार में नौकरी करने वाले कई संविदा कर्मियों का वेतन वर्तमान में उचित नहीं है। इस वेतन में वृद्धि को लेकर के जल्द ही योजना बनाई जाएगी और प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और फिर अन्य भत्तों को मिलाकर के मानदेय को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोग हेल्थ आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देश भर के लोगों के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि ABHA कार्ड बनाई जा रही है। खबर के अनुसार आभा कार्ड एक तरह का डिजिटल हेल्थ कार्ड है जिसमें व्यक्ति की बीमारियों की पूरी रिकॉर्ड दर्ज होती है। अगर आप एक डॉक्टर के पास से इलाज के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर दूसरा डॉक्टर इस कार्ड की मदद से आपकी बीमारियों के बारे में जान सकेंगे। इतना ही नहीं, इस कार्ड में ब्लड ग्रुप के साथ साथ सभी तरीके के टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और फिर दवाओं से जुड़ी हुई जानकारी भी दर्ज होती है। आपने अब तक किस अस्पताल में कौन सी जांच कराई है, इसकी भी रिपोर्ट इसमें दर्ज होती है। आपको बता दें कि यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड में कुल 14 डिजिट के यूनिक नंबर शामिल होते हैं, जिसकी मदद से व्यक्ति का हेल्थ रिपोर्ट देखा जाता है। आप देश के किसी भी शहर में इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे जल्द से जल्द बनवा लें। आप वेबसाइट www.abha.gov.in/abha/v3.register पर जाकर के इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर दिए गए हैं, वहां से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना हेल्थ कार्ड बनवाएं। दोस्तों, बिहार में अगर आप अपने परदादा की जमीन को बेचना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ कानूनी नियमों का पालन करना होगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने दादा परदादा की पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए कुछ कानूनी नियम बनाए हैं, जिसके तहत आप जमीन को आसानी से के साथ बेच सकते हैं। परदादा की जमीन बेचने के कानूनी नियम के बारे में अगर बात किया जाए तो परदादा की जमीन बेचने के लिए पहले उनको कानूनी वारिसों के बीच बंटवारा करना होगा। जी हाँ, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के बीच बंटवारा करना होगा। कानूनी वारिस के बीच बंटवारे करने के बाद आपको ज़मीन की जमाबंदी अपने नाम से करानी होगी। जहाँ आपको बता दें कि आप सिर्फ उस ज़मीन को ही बेच सकते हैं जिस ज़मीन की जमाबंदी आपके नाम से होगी। वहीं पर कानून के मुताबिक पारिवारिक बंटवारे के दौरान ज़मीन में बेटियों को भी हिस्सा देना होगा या फिर उनसे लिखित अनुमति लेनी होगी। उसके बाद जब ज़मीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी, उसके बाद आप ज़मीन को आसानी के साथ बेच सकेंगे और इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगा। वहीं पर बात की जाए कि अगर परदादा के ज़मीन के कागज़ आपके आसपास नहीं है तो आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ज़मीन का खसरा, खतियान या आदि ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकेंगे। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को के पाठक के द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। खबर के अनुसार के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार में सक्षमता परीक्षा के विरोध में शामिल होने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके विरोध में शिक्षक संघ ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ के बड़े आंदोलन के ऐलान के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 188, धारा 187 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 318 प्रखंड उद्यान पदाधिकारियों की भर्ती होने वाली है। ये भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। खबर के अनुसार इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कृषि विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से BPSC को अधियाचना भेज दी है। जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इन पदों पर भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी बिहार के 40 प्रखंड में नियमित उद्यान पदाधिकारी हैं, जबकि 148
प्रखंडों में संविदा पर उद्यान पदाधिकारी को रखा गया है। जब बहुत जल्द बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 318 प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। अगर आप इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नजर बनाए रखें, क्योंकि किसी भी इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी हो सकता है और आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दोस्तों, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बिहार सरकार आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। इस खुशखबरी यह है कि बिहार के गरीब वर्गों को बिजनेस करने के लिए बिहार सरकार नया योजना लागू किया है और इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। हाल फिलहाल इस योजना को शुरू किया गया है। बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में नहीं पता है, तो हम आपको भी बता दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इस योजना के शुरू करने के बाद इसका अप्लाई भी शुरू हो गया है। जब 5 तारीख से अप्लाई शुरू हुआ है, 5 फरवरी से, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए 5 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, जहां इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। खबर के अनुसार विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में रहने वाले वैसे लोग जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है, वैसे लोग इस योजना में ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उद्योग विभाग की वेबसाइट पोर्टल से 20 फरवरी तक किया जाएगा। दरअसल बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत हर परिवार के एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे ये लोग लघु उद्योग खोल सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। इसका लाभ बिहार के करीब 94 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके लिए इसको लेकर के निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं, 2 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं बिहार सरकार की तरफ से, तो आप बिहार सरकार की उद्योग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में किसानों के लिए कृषि और फिर ग्रामीण विकास बैंक खोला जाएगा। इस बैंक की मदद से किसानों को कई तरह के लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। खबर के अनुसार कृषि और फिर ग्रामीण विकास बैंक का संचालन सहकारिता विभाग की ओर से किया जाएगा। इस बैंक के माध्यम से किसानों को KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ किसानों को मध्यम और लॉन्ग टर्म का ऋण भी मिलेगा। इसकी तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में किसानों को सहकारी बैंकों की ओर से सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड लोन ही उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन कृषि और फिर ग्रामीण विकास बैंक के खुलने के बाद राज्य के किसान कम ब्याज दर पर इस बैंक से कई तरीके के लोन ले सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार कृषि और फिर ग्रामीण विकास बैंक अभी देश के 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ही स्थापित है, लेकिन जल्द ही इसकी शाखा बिहार में भी स्थापित की जाएगी। इसकी शाखा खोलने के लिए राज्य के किसानों को बहुत फायदा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने बड़ा वादा करते हुए ऐलान किया है और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो फिर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया। उन्होंने सोमवार को रांची में कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटाई जाएगी। रांची में के शहीद मैदान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित मणिपुर टू महाराष्ट्र भारत रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के पलटवार किया। जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब जाति जनगणना की मांग उठी और फिर OBC दलितों और फिर आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे OBC है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के कारण भाजपा ने झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के सभी विधायकों और फिर CM चंपई सोरेन जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा RSS की साजिश को रोका और गरीबों की सरकार की रक्षा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए खुद का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस नेता सरकार में OBC की संख्या गिनाते रहते हैं, लेकिन वे सबसे बड़े OBC को देखने में विफल रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने X पर कहा कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा OBC बताया। उन्होंने आगे लिखा है कि किसी को छोटा और फिर किसी को बड़ा समझने की एक मानसिकता को बदलना जरूरी है। जो OBC हो, दलित हो या फिर आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और फिर सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एनडीए सरकार बनते ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जो इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार का टारगेट के बारे में भी खुल करके बात कही है। मीडिया द्वारा पूछा गया कि पहली बार आप बजट पेश करेंगे, उसमें किस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि गरीब कल्याण पर मेन फोकस होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का भी गरीब कल्याण की ही मकसद है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा है कि लोग कहते थे कि वे 10 लाख नौकरी देंगे, हमने तो 94 लाख लोगों को रोजगार देने का टारगेट सेट कर दिया है। जब वहीं उन्होंने फ्लोर टेस्ट के बारे में बात करते हुए कहा कि जदयू और भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है, जब वहीं तीसरी पार्टी के तौर पर जीतन राम मांझी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा है कि तीनों पार्टियों को मिलाकर के सदन में 128 विधायक है, इसमें से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो फिर खुद सोचेगा कि वे लोग अपने विधायक को हैदराबाद घुमा रहे हैं। दोस्तों बिहार में जदयू के फिर से एनडीए में शामिल होने के बाद आरजेडी भले ही सरकार से बाहर हो गई हो, लेकिन राजद के नेता तेजस्वी यादव इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। आरजेडी पिछले 17 महीने तक चली महागठबंधन की सरकार में मिली सरकारी नौकरियों को अब भुनाने की तैयारी में है। जब राजद द्वारा पटना की सड़कों पर इससे संबंधित कई तरह के न केवल पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बल्कि राजद अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी इन कार्यों का श्रेय तेजस्वी यादव को देकर के इसे प्रचारित कर रहा है। राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा है कि जब मार्ग सुनियोजित हो, दिशा तय हो, तब परिणाम भी वांछित ही मिलता है। अब तक उपेक्षित रहे विभागों को मात्र 17 महीनों में सही दिशा दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद। बिहार की जनता भर रही हुंकार, अब बिहार में चाहिए बस तेजस्वी सरकार। ये स्लोगन लिख करके पोस्टर लटका दिया गया है पटना की सड़कों पर। जब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा करके आईटी, पर्यटन और फिर खेल पॉलिसी लाने के लिए तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया जा रहा है। इसके अलावा लगे पोस्टरों के जरिए लाखों बहाली और नौकरियां प्रक्रियाधीन के लिए भी तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया है। जहां कई पोस्टर की तस्वीर को एक्स पर शेयर करते हुए राजद ने लिखा है कि लाखों बहाली एवं प्रक्रियाधीन करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब सरकार शिक्षक बहाली का तीसरा और चौथा चरण यथाशीघ्र शुरू करे। आपने कहा, आपने किया, आप ही करेंगे। बिहार की ललकार, अब चाहिए बस तेजस्वी की सरकार। ये होर्डिंग टंगा गया है ये चीज लिख करके। दोस्तों आमतौर पर हम देखते हैं कि हर साल भारत में बर्फबारी दिसंबर महीने में ही हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, अपने तय समय में न केवल ये बर्फबारी जनवरी महीने के अंत में देखने को मिली, जो ये सब बढ़ते हुए तापमान की वजह से है। जो इसको लेकर के एक नई स्टडी यानी कि नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ये तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जियोकेमिकल मेलकम मैक्यूलिलोच का कहना है कि ये हम सभी के लिए जागने का वक्त है। जब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तापमान में कितना अंतर आया है। जब दुनिया भर के देशों का दावा था कि 2050 तक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देंगे, जो कि अब बेकार हो चुका है। दुनिया भर में कितने भी मौसमी आपदाएं आ रही है, जहाँ उन सभी के पीछे का कारण यही बढ़ता हुआ तापमान है। जहाँ यही वजह है कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है और कभी तूफान आ जाता है। जहाँ आने वाले समय और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जहाँ क्योंकि इस दौरान सब सूखे इलाकों में रहने वाले मजबूर हो जाएंगे और बेतहाशा गर्मी होगी। ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट साइंटिस्ट जॉर्जी फॉलस्टर ने एक रिसर्च के बारे में बात करते हुए बताया है कि इंसान की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत साल 1860 में शुरू हो गई थी। यह स्टडी में बताया गया है कि 10 साल पहले ही इंसानों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का लेवल हासिल कर लिया है, जिस पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल है। जॉर्जी के अनुसार साल 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जब तब ही 1.5 डिग्री सेल्सियस का लेवल पार हो चुका था। लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जहाँ आने वाले समय में लोग गर्मी से परेशान होंगे, जहाँ लोग गर्मी से बेहाल होंगे, गर्मी लोगों को मार देगी। दोस्तों बिहार सरकार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षकों पर कड़ा एक्शन लिया है। जहाँ के पाठक ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। जी हाँ, सक्षमता परीक्षा का विरोध करने वाले शिक्षकों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि उनकी नौकरी भी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
है। जब पत्र में कहा गया है कि विभिन्न सूचना माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने एवं दिनांक 3/2/2024 को विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दिनांक 13/2/2024 तिथि को विद्यालय खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के विद्यालय छोड़ करके ऐसे धरना प्रदर्शन में शामिल होने से यह स्पष्ट होगा कि उनके द्वारा विद्यालय में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीएम को कहा कि अगर उनके जिले में नियोजित शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन का कार्य रखा जाता है तो फिर उसे आईपीसी की धारा 141 के तहत अनलॉफुल असेंबली मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 186, धारा 187 और अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। दोस्तों, जदयू सांसद ललन सिंह ने विधायकों को बिहार से हैदराबाद भेजे जाने को लेकर के कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने विधायकों को बिहार से बाहर भेज दिया है या क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में नहीं होती है। जब उन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है तो फिर वे देश की जनता का क्या भरोसा जीतेंगे। जब वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वे लोग कभी भी किसी कांग्रेस विधायक को नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन जब आसपास कोई चोर हो तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा ललन सिंह ने अपने बयान का वीडियो एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया था, जहां बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ललन सिंह को घेर लिया। इस बयान पर पलटवार करते हुए युवा कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार जी को तो आप पर भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के 16 कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है। हालांकि 3 विधायक अभी भी बिहार में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे दूसरे दलों में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक अब विश्वास प्रस्ताव के दिन वापस बिहार लौटेंगे। दोस्तों, बिहार सरकार से बाहर जाते ही आरजेडी ने सूबे में यानी कि बिहार में जारी शराबबंदी और फिर विशेष राज्य के दर्जे पर जबरदस्त यू टर्न मारा है। राज्यसभा में आज आरजेडी के सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार से शराबबंदी हटाने का दबाव बनाए। राज्यसभा में बोलते हुए आरजेडी के सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के सालों से आंखें बंद कर रखी है। इससे हम लोगों को नुकसान हो रहा है क्योंकि इससे शराब माफिया खड़े हो गए हैं। इससे राज्य को हर साल 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। आरजेडी सांसद अमरेंद्र सिंह धारी ने कहा है कि राज्य में बालू माफिया भी खड़े हो गए हैं। आरजेडी के सांसद अमरेंद्र सिंह धारी ने कहा है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है तो फिर केंद्र सरकार उन पर दबाव बना करके हकीकत बताएं तो फिर वह पैसा हमारे राज्य के खजाने में आएगा। जब संसद ने आगे कहा है कि इसके बाद हमें विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे लगता है कि शराब माफिया और फिर बालू माफिया के कारण बिहार को हर 40 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेला हो सकता है। सियासी घमासान के बीच फ्लोर टेस्ट से पहले ही बिहार में एनडीए नेताओं के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान युवा मोर्चा के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के कोटे से एक मंत्री पद मिलने से नाराज चल रहे हैं। जहां उनके बेटे संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया उसमें भी वे मायूस ही नजर आ रहे हैं। जहां उनकी मांग है कि उनकी पार्टी के कोटे से 2 मंत्री पद दिया जाए। जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की नाराजगी के बाद संभावनाओं की सियासत को हवा मिल गई है। जब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जीतन राम मांझी की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर वे एनडीए से किनारा करके महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। जब सियासी बयानबाजी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग पासवान ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी की एक और मंत्री पद की मांग जरूर सुनना चाहिए। जीतन राम मांझी की मांगों पर ध्यान देते हुए चर्चा जरूर करनी चाहिए। जीतन राम मांझी के साथ किसी तरीके की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि गठबंधन के भीतर जीतन राम मांझी ने ये मांग रखी थी या फिर नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। शपथ से पहले इस मामले पर साफ बात हुई थी या नहीं, लेकिन आज की तारीख में जो सियासी हालात पैदा हुए हैं उसे देखते हुए हम इतना जरूर मानते हैं कि भले ही हिंदुस्तान युवा मोर्चा के विधायकों की तादाद कम है लेकिन मौजूदा हालात में विधायकों की तादाद काफ़ी अहमियत रखती है। या सियासी समीकरण को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की 2 मंत्री पद की मांग को जरूर सुनना चाहिए। उनके मंत्री पद की मांग को लेकर के चर्चा जरूर होनी चाहिए। जब उनके लफ्ज़ों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों, एक हफ्ते पहले टमाटर प्याज के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब लहसुन की कीमतों ने होश उड़ा दी है। जब थोक मंडी से पहले खुदरा बाजार में लहसुन की कीमत करीब 2.5 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। जहां थोक में लहसुन 160 रुपए किलो से लेकर 250 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है, वहीं रिटेल बाजार में 400 से 600 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है। दामों में हुई बढ़ोतरी से दाल सब्जी में तड़का लगाना अब भारी पड़ने वाला है। जहाँ टमाटर और फिर प्याज की कीमतें 26 जनवरी के बाद से ही बढ़ने लगी थी, जो कि फरवरी में और भी ज्यादा हो गई है। मौसम की मार और मांग की तुलना में कम आवक के चलते टमाटर प्याज के रेट देश के कई हिस्सों में उछाल मारने लगे हैं। हालांकि अब लहसुन की कीमतों में आग लग गई है। व्यापारी सुशील बताते हैं कि देश भर में रोजाना करीब 1 लाख कट्टा लहसुन की खपत होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से करीब 50 से 60 हजार कट्टा ही लहसुन मंडियों तक आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से देश भर में करीब 40 से 50 हजार कट्टा लहसुन की मांग बनी हुई है और इसकी वजह से कीमतें आसमान पर चढ़ गई है। जहां आजादपुर थोक मंडी में ही लहसुन आज 160 से 250 रुपए किलो की कीमत पर बिका। जब थोक में महंगे हुए लहसुन की कीमतें रिटेल में कई गुना हो गई है। जहां दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई राज्यों के खुदरा बाजार में भी लहसुन 400 से 600 रुपए प्रति किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि पिछले साल फरवरी में इसी मंडी में लहसुन का रेट 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम था। सुशील बताते हैं कि लहसुन की कीमत बढ़ने के पीछे पिछले साल लहसुन की फसल कम होना और इस वजह से फसल की आवक कम होना है। दोस्तों, इन दिनों बिहार में नई सरकार गठन के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रेशर पॉलिटिक्स से लेकर के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक इसमें शामिल हो गया है। जब नीतीश ने भले ही 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली हो, लेकिन उन्हें सदन के पटल पर अपनी शक्ति साबित करने के लिए कई खेला होने से होकर के गुजरना होगा। जहाँ ये राह उतनी भी आसान होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। जहाँ कई ऐसे रोड़े हैं जो नीतीश सरकार के इस राह में नजर आ रहे हैं। जब विपक्ष के जाल से नीतीश कैसे कैसे अपने नैया पार लगा पाते हैं, ये भी अहम बात होगी। जब वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो फिर यही मालूम पड़ता है कि बिहार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब कब कौन किसके पाले में गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता है। जहाँ नीतीश कुमार जहाँ कल तक विपक्ष को एकजुट करके मोदी विरोध में सभी पार्टियों को एक मंच पर ला रहे थे, तो फिर वे खुद ही आज एनडीए के साथ आकर के बिहार में नई सरकार बना चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वे आगामी 12 फरवरी को विधानमंडल के पटल पर विश्वास मत हासिल करके अपनी सरकार बचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर इसमें गणित के बारे में बात किया जाए तो किसका पलड़ा भारी है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बिहार में विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण होना है। जो 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 सीटें बहुमत साबित करने के लिए चाहिए। बीजेपी के पास 78 विधायक है, तो वहीं जदयू के पास 45 विधायक है, निर्दलीय 1 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 128 विधायकों का हो जाता है, यानी कि 122 से ज़्यादा, 6 ज़्यादा हो जाता है। एनडीए समर्थित सरकार ने राज्यपाल को दिए गए पत्र में इतने विधायकों द्वारा अपना समर्थन दिया। ऐसे में जेडीयू को यह आशंका है कि अगर उसके 5 में से 6 विधायक भी टूट जाते हैं तो उसके सरकार को खतरा होगा। जदयू के कई विधायक भी ट्रेसलेस पाए जा रहे हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। शक्ति परीक्षण के पहले जदयू अपने सभी बड़े नेताओं को इन विधायकों की राजनीतिक घेराबंदी के लिए लगा चुकी है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने इस बात को स्वीकार किया है कि जदयू में कई विधायक अपना पाला बदल सकते हैं, तो वहीं कई विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने के कारण भी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने भी अपनी पूरी शक्ति जदयू विधायकों को एक साथ रखने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि जदयू के विधायक टूट सकते हैं। जब पिछले दिनों जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि ललन सिंह कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बनने के बाद संगठन में बदलाव किया गया। संगठन विस्तार में ललन सिंह को कोई भी पद नहीं दिया गया। ऐसे में क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच अंदर खाने कुछ अलग खिचड़ी पक रही है? जहाँ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कोटे से हैं। उन्होंने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीतिक चाल चल सकते हैं। जब बिहार में जिस खेला होने की बात का जिक्र तेजस्वी यादव किए हैं, क्या ये उसकी पदकथा का एक अंश तो नहीं है? या क्या कुछ विधायकों को तोड़ करके या फिर सदन में जेडीयू के कुछ विधायकों को अनुपस्थित करा करके विश्वास मत को गिराया जा सकता है? ऐसे ये सवाल है। ऐसे में एनडीए की ये पूरी कोशिश होगी कि पहले विधानसभा अध्यक्ष पद से अवध बिहारी चौधरी को हटाया जाए, इसके बाद सदन के पटल पर शक्ति प्रदर्शन करके नई सरकार का परीक्षण किया जाए। जी हाँ, बिहार के 92 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा लुक दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार रेल बजट के तहत 40,900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है। रेल बजट 2024 से
बिहार को भी कई सौगात प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बिहार के 92 रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट वाला लुक मिलने जा रहा है। जहां अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। 2,52,000 करोड़ रुपए के रेलवे बजट में से बिहार को भी करोड़ रुपए की राशि दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि बिहार को रेल बजट में क्या क्या मिला है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले बिहार के कुल 92 रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह दिखाई देंगे। इसके अलावा जल्द ही बिहटा औरंगाबाद रेलखंड का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। DDU से झाझा के बीच तीसरी और फिर चौथी लाइन के निर्माण का अंतिम सर्वे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 2024-25 का आम बजट पेश होने के बाद दानापुर रेल मंडल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मध्य रेलवे के GM अनिल कुमार खंडेलवाल ने ये जानकारी दी है। पूर्व मध्य रेलवे के GM अनिल कुमार खंडेलवाल के अनुसार बिहार में पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में नई परियोजनाओं के साथ ही पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 10,754 करोड़ रुपए राशि का ऐलान किया गया है। रेलवे बजट में बिहार से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश को 19,575 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। GM खंडेलवाल ने कहा है कि बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजनाओं के लिए बजट में 376 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे की नई पुरानी रेल परियोजनाओं के लिए कुल 17,672 करोड़ रुपए प्रावधान पर भी सहमति मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार में 98% रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। 92 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए 598 करोड़, यात्री सुविधा के लिए 789 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोहरी लाइन के लिए 2719 करोड़ रुपए मिले हैं। रेलवे बजट 2024 में रेल नवीनीकरण के लिए 1000 करोड़ और सेफ्टी फंड में 2460 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि बोध गया चतरा रेल लाइन के लिए 549 करोड़, नवादा लक्ष्मीपुर रेल लाइन के लिए 620 करोड़, झाझा बिहटा रेल लाइन के लिए 496 करोड़, करोटा मनकट्टा रेल लाइन के लिए 120 करोड़, किऊल बाईपास के लिए 128 करोड़ और फिर आरा बाईपास के लिए 118 करोड़ रुपए मिले हैं। दोस्तों, किशनगंज में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ पर 2 बाइक सहित लाखों रुपए का सामान उड़ा ले गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि चोरों द्वारा किशनगंज में एक ही रात में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि इस चोरी की घटना में 2 बाइक समेत लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गई। मिली जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के दिगल बैंक थाना क्षेत्र के खान मंगूरा में देर रात्रि 2 परिवारों के घर से अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ करके लाखों की संपत्ति की चोरी करी है। इस चोरी में अज्ञात चोरों के द्वारा 2 बाइक, कई बोरे चावल, कीमती सामान आदि की चोरी कर ली गई है। जय गृह स्वामी जब सुबह उठे तो फिर घर का ताला टूटा देख करके उनके होश उड़ गए। इधर घटना की सूचना मिलने पर सुबह ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर स्थानीय वार्ड सदस्य परवेज आलम ने घटनास्थल पर पहुंच करके परिवार वालों से बातचीत करके पूरे वारदात का जायजा लिया है और जिला प्रशासन से बातचीत करके उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित शिवगतुल्ला ने बताया है कि वे लोग सब घर पर सो रहे थे। इसी बीच उनके घर पर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस चोरी में उनके घर और फिर उनके चाचा अब्दुल रहीम के 2 बाइक सहित कीमती सामानों की चोरी हुई है, जिसकी कीमत करीब 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, अररिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अररिया में एक मां अपने बेटा को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उस मां को बेटा के बदले बेटी दिया गया। जी हाँ, ये एक अजीब वाली बात है, लेकिन ये 100% सच है। यहाँ पर एक माँ भर्ती कराया बेटा, वापस मिली बेटी। इसके बाद फिर क्या था, हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद फिर अस्पताल कर्मी वहीं से फरार हो गए। आपको बता दूं कि अररिया जिला के निजी क्लिनिक में सोमवार की रात जम करके हंगामा हुआ। अस्पताल ने लड़का के बदले परिवार वालों को लड़की सौंप दिया। परिवार वाले जब बच्चे को लेकर के घर पहुंचे तो देखा कि लड़के के बदले उसे लड़की दे दिया गया है। उसके बाद परिवार वालों ने नवजात लड़की को लेकर के अस्पताल पहुंच करके जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर के नवजात के पिता विनोद मंडल ने बताया कि 31 जनवरी को डॉक्टर आशुतोष कुमार की निजी क्लिनिक में 3 दिन के अपने बच्चे को भर्ती कराया था, जिसमें 72 घंटे आईसीयू में रखने की बात कही गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने बच्चे को 120 घंटे तक रखा। फिर बच्चे को परिवार वाले भी बिना देखे कपड़े में लपेट करके उसे लेकर के अपने घर पहुंच गए। जब परिवार वाले घर पर नवजात बच्ची को देखा तो फिर सभी अचंभित रह गए। जब अस्पताल में नवजात शिशु के रूप में लड़के को एडमिट कराया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लड़की सौंप दी। जिसके बाद नरपतगंज के गोखलापुर वार्ड नंबर 7 के रहने वाले विनोद मंडल अपने परिवार वालों के साथ अस्पताल पहुंचे, जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर 112 नंबर की पुलिस गाड़ी के साथ सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन, सुबोध चौधरी, राजा बाबू पहुंचे। हंगामा कर रहे परिवार वालों को शांत कराया। परिवार वालों के हंगामे के बीच डॉक्टर और फिर उनके कर्मचारी अस्पताल छोड़कर के फरार हो गए। विनोद मंडल ने बताया कि बेटे की चाहत में पहली पत्नी की रजामंदी के बाद
उन्होंने दूसरी शादी की थी। काफ़ी पूजा पाठ के बाद बेटा हुआ तो फिर जम करके जश्न मनाया गया। अस्पताल के साथ साथ गांव और फिर मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन अस्पताल में उसके बेटे की अदला बदली करके बेटी सौंप दिया गया। जी हाँ, उनके बच्चे को बदल दिया गया। दरअसल 28 जनवरी को सुभाष चौक स्थित डॉक्टर मनोरंजन शर्मा के क्लिनिक में 28 जनवरी को नवजात शिशु के रूप में लड़के का जन्म हुआ था। जब बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर आशुतोष कुमार के क्लिनिक में आईसीयू में बीमार नवजात शिशु को रखा गया था। आईसीयू में 120 घंटे यानी कि 5 दिनों तक नवजात को रखने के बाद शिशु को परिवार वालों को सौंप दिया गया। लेकिन परिवार वालों को जो नवजात शिशु सौंपा गया वह लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। जब फिलहाल सभी अस्पताल कर्मी फरार हो गए हैं, वहीं पुलिस मामले की जांच में छानबीन में जुट गई है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 तक मेट्रो का काम पूरा कर लिया जाएगा। पहले फेज में कुल 26 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 13 अंडरग्राउंड और 13 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होंगे। जब फेज़ 1 के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जहाँ पहला कॉरिडोर दानापुर से खेमनीचक तक जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 18 किलोमीटर होगी। जब वहीं दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र बस स्टेशन तक होगा, जब दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉरिडोर 1 में कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें से 8 एलिवेटेड और फिर 6 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होंगे। वहीं दूसरे कॉरिडोर में कुल 12 मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे, जिसमें 5 एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड होंगे। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक पहले कॉरिडोर 2 की शुरुआत होगी, जो कि 2027 के जनवरी महीने तक शुरू की जाएगी। जहां वर्तमान समय में अंडरग्राउंड टनल तैयार किए जा रहे हैं। करीब 1.2 किलोमीटर तक की खुदाई की जा चुकी है। जब मोइनुल हक स्टेडियम से पटना कॉलेज की तरफ ये खुदाई की जा रही है। टनल की खुदाई के लिए 4 ईबीएम मशीनों से की जा रही है। बीते साल नोएडा के लोगों को सुविधा मुहैया कराने और फिर दिल्ली नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए नोएडा में नए मेट्रो रूट बनाने का फैसला किया गया था, जो कि बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 142 के बीच तैयार होगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंजूरी दे दी थी। इस मेट्रो लाइन पर कुल 8 मेट्रो स्टेशन तैयार किए जाएंगे और फिर पूरे मेट्रो रूट की अनुमानित लंबाई 11.56 किलोमीटर है। जब बीते साल नए मेट्रो रूट के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तैयार करके नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी इस डीपीआर को मंजूरी दे दी है। यानी कि बहुत जल्द बिहार के लोग मेट्रो में अब सफर कर सकेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।